नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। यूट्यूब के ज़रिए आप सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज जो ख़ास हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, वो भारत से जुड़ा भी है विषय और भारत से जुड़ा नहीं भी है। जी, हम बात कर रहे हैं यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में, जिन्होंने पूरी दुनिया में, मुझे लगता है सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जो हेडलाइंस हैं, उन पर कब्ज़ा कर रखा है पिछले लगभग 3 दिनों से कि किस तरीके से जो ब्रिटेन है, जो यूके है, उसने इतिहास रच दिया है। कैसे व्यक्ति को अपने सर्वोच्चतम पद पर पहुंचाकर जो कि वाइट नहीं है, जिसकी उम्र बहुत कम है, भारतीय ओरिजिन का है, या मैं कहूँगी भारतीय ओरिजिन के अलावा अलग-अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ से भी जो क्लेम कर रहे हैं लोग कि वो हमारा भी संबंध है। पाकिस्तानियों को भी मैं देख रही थी कि काफ़ी बड़ी तादाद में ट्विटर पर कह रहे थे कि ये तो जो अनडिवाइडेड इंडिया है, वहाँ से आते हैं ऋषि सुनक। तो ज़ाहिर है वो हमारे भी उतने हैं जितने भारत के, और भारत के दामाद तो कहे ही जा रहे हैं। इन्फोसिस के चेयरमैन की बेटी से उनकी शादी हुई है। लेकिन इस सब के अलावा जो बड़ा मुद्दा और खासकर जो उठा पिछले करीब-करीब मैं कहूँगी 48 घंटे में, वो था कि जिस तरीके से एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को, एक हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति को, वो व्यक्ति न जो कि न सिर्फ कि हिंदू पैदा हुआ है बल्कि विज़िबल हिंदू है, प्रैक्टिसिंग हिंदू है, उनका पूरा परिवार मंदिर जाते हुए उनकी तस्वीरें देखी गई हैं और एक हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से वो जीते रहे हैं। ऐसे में किस तरह से जो एक ऐसा देश जहाँ के 75% से ज़्यादा ईसाई लोग रहते हैं, ऐसे में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक अल्पसंख्यक समुदाय से एक व्यक्ति को उन्होंने चुना है। तो भारत में जब लोग जश्न मना रहे हैं, उनके ऊपर एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, ऐसे में क्या वाक़ई जो हमारा, जिसे हम ये कहें कि विभिन्नता जिसका हम ज़िक्र करते हैं, डाइवर्सिटी का, या मल्टीकल्चरलिज़्म जिसे हम कहते हैं कि अलग-अलग जो संस्कृतियों से बना हुआ देश है, क्या ये सिर्फ़ इन्हीं शब्दों तक सीमित है कि बाकी देशों में हमें ये चाहिए? यानी पड़ोसी के घर में जिस तरह से कहा जाता है कि भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए, हमारे घर में नहीं। तो किस तरीके से क्या देखा जाए कि अब भारत में भी जिस तरीके से पिछले खासकर 8 साल में और पिछले 7 दशकों से ज़्यादा का जो पूरा इतिहास रहा है आज़ाद भारत का, इसमें खासकर जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, उसको दबा के कुचलने की और किस तरीके से हिंसक जो गतिविधियाँ रही हैं, इतिहास रहा है। और इसके अलावा पिछले 8 साल में हमने देखा है कि जो खासकर चुनावी राजनीति है, उसके हाशिए पर पूरे समुदाय को फेंका गया है। तो ऐसे में वो लोग जो कि जश्न मना रहे हैं कि उनकी जो माइनॉरिटी पहचान है, अल्पसंख्यक पहचान है, हिंदू पहचान है, और एक ऐसे देश में जहाँ के जो व्हाइट्स का देश है, वहाँ एक ब्राउन व्यक्ति को उन्होंने चुना है। तो जो फ़र्क है यहाँ पर यूके की राजनीति को देखना और भारत में भी। तो इसलिए एक बड़ा सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि हाँ, जश्न मनाने का मौका हो सकता है भारतीयों के लिए, लेकिन क्या भारत में कभी कोई ऐसा दिन आएगा जबकि मुस्लिम प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और साथ-साथ आपको ये भी बताएँगे कि यूके की राजनीति के लिए, खासकर ऋषि सुनक, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ताज तो पहन रहे हैं वो ये, लेकिन ये काँटों का ताज होगा। और खासकर उनकी ब्राउन आइडेंटिटी, हिंदू आइडेंटिटी, इंडियन ओरिजिन, इस सब को किनारे रख के जो उनको चुना गया है इस वक्त, हालांकि वो जनता के जरिए चुने गए प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के जो सांसदों ने उनको चुना है वो इस वजह से क्योंकि वो एक अच्छा, एक तरह से आर्थिक नीति में बेहतर व्यक्ति साबित हो सकते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी हैं, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, LSE, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की, वहाँ पढ़ाती हैं। उनकी जो हालिया किताब उन्होंने लिखी है उसका नाम है कल्टिवेटिंग डेमोक्रेसी, जो कि 2021 में आई है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बनर्जी, लंदन से हमें यहाँ जॉइन करने के लिए, और खासकर आपको वो पूरा ओपिनियन भारतीय ओरिजिन की, वो खुद भी हैं लेकिन रहती लंदन में है, तो बताएँगे कि किस तरीके से वहाँ वो देख रही हैं और यहाँ के लोगों को वहाँ वो देख रही हैं, यहाँ जिस तरह के विचार मिल रहे हैं हमें। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर एसवाई कुरैशी हैं, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने बेहतरीन किताबें भी लिखी हैं, खासकर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पर, आबादी के ऊपर भी उन्होंने किताब लिखी है और इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से जानते हैं। और वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वदराजन भी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने बड़ा दिलचस्प आर्टिकल लिखा है, मैंने उसको ट्वीट भी किया। उस आर्टिकल को अलग-अलग तरीके की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं उस आर्टिकल पे। उन्होंने अपना तजुर्बा बाँटा है दर्शकों के और पाठकों के साथ कि जब वो लंदन में रहते थे एक छात्र के तौर पर, तो किस तरीके का लंदन और किस तरीके का यूके उन्होंने देखा, और कैसे वो बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि पिछले 3 दशकों से ज़्यादा में जो एक तरह की एक प्रगतिशील राजनीति यूके में देखने को मिली है। लेकिन उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि क्या भारत में इस तरह की राजनीति हमें देखने को मिलेगी?
सबसे पहले प्रोफेसर बनर्जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि इससे पहले कि मैं मुस्लिम क्वेश्चन पे आऊँ, वो सवाल जिस पर शशि थरूर बड़े बुरे तरीके से ट्रोल हुए हैं पिछले 48 घंटे में। हालाँकि उन्होंने एम फॉर मुस्लिम नाम का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने माइनॉरिटी लिखा, उसके बावजूद भी पूरी बहस शुरू हो गई। मुझे बताइए कि ऋषि सुनक की जो बहुत सारी जो पहचानें हैं, ये पूरा जो पहचानों का गुलदस्ता वो लेकर आते हैं सामने, उसमें क्या वाक़ई उनकी हिंदू पहचान, माइनॉरिटी पहचान सबसे ज़्यादा प्रभावी, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है? तो आप अनम्यूट प्लीज़। जी, जी, शुक्रिया। जी, ठीक है, मैं सुन पा रही हूँ आपकी आवाज़। जी, शुक्रिया। ऋषि सुनक उनका सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये है कि वो एक कंज़र्वेटिव पार्टी के मेंबर हैं और वो उनका जो इससे पहले का जो उनका करियर था, वो गोल्डमैन सैक्स में था। वो कंज़र्वेटिव पार्टी में उनको टिकट मिला 2015 में। तो लेकिन जब उनको टिकट दिया गया, जब वो पॉलिटिक्स में आए, तब उनको सबसे जो सेफ सीट है ब्रिटेन में, रिचमंड जो यॉर्कशायर में है, वो 100 साल से वो कंज़र्वेटिव पार्टी के पास वो सीट है। वो जो विलियम हेग का सीट हुआ करता था, विलियम हेग पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं इस देश के, वो वाला सीट ऋषि सुनक को दिया गया है। तो जी, उनका पहचान हिंदू, ब्राउन, ब्रिटिश एशियन ज़रूर है, लेकिन ये पहचान भी है कि उनका एक बहुत सख्त फ़ाइनेंस का बैकग्राउंड था। वो नारायण मूर्ति के सन इन लॉ थे और वो पॉलिटिक्स में जब आए तब टोरी पार्टी ने उनको स्वागत तो किया ही, लेकिन इस तरह से कि ऐसा सीट दिया उनको, जो वो कभी हार ही नहीं पाएँगे। तो उनका गवर्नमेंट में आना बहुत गारंटीड था, मान लीजिए। फिर 2019 में जब साजिद जावेद ने रिज़ाइन की, वो थे फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे, जिसको चांसलर कहते हैं, चांसलर एक्सचेकर। फाइनेंस मिनिस्टर के दर्ज में थे साजिद जावेद, लेकिन साजिद जावेद ने ये बिल्कुल कोरोना के पहले, पैंडेमिक के पहले की बात है, वो रिज़ाइन किए। जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन किया, तब ऋषि सुनक उस वक़्त ट्रेज़री में काम करते थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे। तब बोरिस जॉनसन ने उनको चांसलर बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया और उसके बाद ही पैंडेमिक होने के वजह से चांसलर का जो रोल बना ब्रिटिश पॉलिटिक्स में, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रोमिनेंट सा रोल बन गया वो। तो बहुत लोग जो ऋषि सुनक को तब तक नहीं जानते थे, इस पहचान से ज़रूर जाने। चांसलर का जो काम है, फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, प्रधानमंत्री के बाद ही उनका ही स्टेटस होता है। तो तभी बात चली थी कि वैसे उनसे पहले साजिद जावेद बन चुके थे चांसलर, तो वो थे पहले नॉन व्हाइट चांसलर, फिर ऋषि सुनक बने। लेकिन उनका पैंडेमिक हैंडल करने का तरीका, जो इम्पेटस फाइनेंशियल स्टिमुलस देना था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, लोगों को, वो बिज़नेस वालों को, उन्होंने, लोग मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। तो इसलिए जब कंज़र्वेटिव पार्टी में नए लीडर चुनने की जब बात हुई, तब ऋषि सुनक जब आगे आए, तब जो पार्लियामेंट में जो पार्टी बैठती है, जो एमपीज़ होते हैं कंज़र्वेटिव पार्टी के, उनका पूरा सपोर्ट था उनके पास। लेकिन जब वो उनको इलेक्ट करने के लिए, जब वो कंज़र्वेटिव पार्टी का जो मेंबरशिप होता है, जहाँ पे आम लोग कंज़र्वेटिव पार्टी की जो फीस भर के मेंबर बनते हैं, उनके पास वोट जाती है, वो लोग नहीं माने। उन्होंने चाहा कि लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बनाया जाए। शी इज़ व्हाइट, शी इज़ ब्रिटिश, और उनको शी वाज़ चोज़न ओवर ऋषि सुनक। तो आज के तारीख में देखने को मिलता है कि ऋषि सुनक ज़रूर प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन कंज़र्वेटिव पार्टी का जो आम मेंबरशिप है, उनके हाथ में छोड़ा जाता तो शायद वो नहीं बन पाते। 5 साल में ये 6th प्राइम मिनिस्टर हैं, 6 प्राइम मिनिस्टर बदले हैं इस देश में 5 साल में। और तब जाके इस एक क्राइसिस जब बन गई, पिछले हफ्ते जब लिज ट्रस को रिज़ाइन करना पड़ा, उस क्राइसिस में ये प्रधानमंत्री बने हैं। अब इसका ऑप्टिक्स जो है वो बहुत ज़रूर है कि ब्रिटेन जैसे देश में, इंडिया जी। अब 75 साल का एनिवर्सरी मना रही है इंडिपेंडेंस का, उस साल में
एक इंडियन ओरिजिन के नागरिक अगर जब प्रधानमंत्री बने, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये कोई इलेक्शन जीत के जी। प्रधानमंत्री नहीं। प्रोफेसर बनर्जी, वापस आती हूँ मैं इन सवालों पर, और बहुत पेचीदगी है इसमें, जितना कि काला सफेद ब्लैक एंड व्हाइट करके हमें सोशल मीडिया पर खासकर जो बहस छिड़ी हुई है लगातार उनको लेकर, उतना ज्यादा नहीं है, बल्कि ग्रे एरिया में ज्यादातर जो सच्चाई है, जो हकीकत है वो होती है। सिद्धार्थ, मुझे ये बताइए कि इससे पहले कि हम यहाँ पर आए और आपके आर्टिकल के उन दिलचस्प पहलुओं पर हम रोशनी डालें जो आपने लिखा है कि भारत को किस तरह से सबक लेना चाहिए कि अगर हम वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं खासकर, तो क्या सिर्फ हिंदू नेशनलिज्म का झंडा आगे लेकर बनेंगे या फिर डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, इस तरह की जो ये बहुत ही मैं कहूंगी कि लिबरल वर्ल्ड की वैल्यूज हैं, उस तरह के एक एक दुनिया के नेता के तौर पे भारत को हम देखना चाहेंगे। इससे पहले मुझे बताइए कि क्या ये माना जाए, क्योंकि आपका आपका जो तजुर्बा रहा इंग्लैंड में रहने का, वहां एक स्टूडेंट के तौर पर, उसके बाद भी आप लगातार जाते रहे, क्या ये माना जाए कि ये उनका जो फिलहाल प्रधानमंत्री बनना है ऋषि सुनक का, क्या अब ये यूके को हम ये कहेंगे कि अब वो एक रेसिस्ट कंट्री नहीं है, वहां रेसिज्म नहीं है? एक एडिटोरियल में पढ़ रही थी कि क्या उसको पोस्ट रेशियल सोसाइटी के तौर पर हम देख पाएंगे क्या? रेसिज्म अभी भी है, इसमें इसमें कोई ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे या जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स में ओबामा साहब के चुनाव जीतने के बाद भी उस मुल्क में रेसिज्म है, तो एक आदमी का उस पद तक पहुंचना तमाम उन चीजों को नहीं मिटा देता जो जो समाज में एक तरह से काफी गहराई से और एक लंबे अरसे से अक्यूमुलेट हो चुकी है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कि ये एक प्रोसेस ऑफ चेंज है, और रेस और रेसिज्म, इन चीजों का जो अहमियत ब्रिटिश सोसाइटी में हुआ करती थी, कम से कम जब मैं लास्ट वहां पे रहता था 79 से 86, तो अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें उस वक्त का और इस दौर का, तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। और इस फर्क को पहचानना और महसूस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो, और हम सिर्फ एक प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मूल के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, या अफ्रो कैरिबियन देश जो ब्रिटिश कॉलोनीज रहे हैं, उनके जो वहाँ के जो डिसेंडेंट्स हैं जो ब्रिटेन में माइग्रेट किए हैं, जो वहाँ या जो वहाँ पैदा हुए, काफी भारी संख्या में पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक लाइफ में आपको नजर आती है, जो पहले शायद उतना नहीं था। शायद नहीं, मतलब जब हमने इंग्लैंड छोड़ा 86 में, तो एक भी अफ्रो कैरिबियन या साउथ एशियन डिसेंट का एमपी नहीं था। 87 में 3 या 4 लोग चुन के आए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंग्लैंड में, मतलब मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। क्या हम ये मान लें कि ये काफी है? नहीं, इसको कोई नहीं मानेगा, और बहुत एक और लॉन्ग डिस्टेंस जो है ब्रिटिश सोसाइटी को पार करना पड़ेगा। लेकिन कम से कम जो हम देख पा रहे हैं, कि अगर कोई हिंदुस्तानी कहे, कोई भारतीय कहे कि भाई इंग्लैंड में रेसिज्म है, वो सब ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई जितना वहां पे चेंज पॉजिटिव हुआ है, उतना ही चेंज नेगेटिव दिशा में हमारे मुल्क में हुआ है। और उस आर्टिकल को लिखने की वजह शायद यही थी, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए। ये मेरा मकसद नहीं था कि क्लेम करना कि इंग्लैंड के सारी जो नस्लवाद की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं, या जो जो एक और इसमें ये भी शायद प्रोफेसर बैनर्जी इसी की ओर इशारा कर रही थी कि क्लास जो है, क्लास इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी पहचान होती है, और एक तरह से क्लास जो है वो मजहब और नस्ल और इन तमाम चीजों को ट्रम्प करती है। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो ऋषि सुनक अच्छे स्कूल गए, अच्छे यूनिवर्सिटी गए, और तो वो डेफिनेटली एक अपर क्लास से आते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो वाइट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनमें से अधिकांश भी अपर क्लास ही है।
तो लेकिन अगर अब अपर क्लास के अंदर अब इंडियन ओरिजिन का एक शख्स जो है वो पीएम बन चुका है, तो ये अपने में एक उपलब्धि तो है ही। जी हाँ, आप ये कह रहे हैं कि फिर भी उपलब्धि मानी जाएगी, और जिस तरह से दिशाओं का आपने ज़िक्र किया कि एक दिशा में इंग्लैंड आगे बढ़ा है और दूसरी दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, या मैं कहूँ कि वापस लौट रहा है। प्रोफ़ेसर कुरैशी, डॉक्टर कुरैशी, मुझे बताइए कि जिस तरीके से हम इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, मैंने एक छोटा-सा एक लाइन का ट्वीट किया था कि क्या भारत में भी कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा, या हम कब चुनेंगे मुस्लिम प्रधानमंत्री? आप ये समझ लीजिए कि 15-20 हज़ार लोगों ने तो सिर्फ़ उसका जवाब दिया है। ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी बात कह दी गई जो पहले किसी ने नहीं कही है। सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में लोग उस पे डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा-सा अलग लगा जो पिछले 8 साल में हमारा भारतीय राजनीति को देखने का तजुर्बा है। किसी ने, बहुत कम लोगों ने ये कहा कि नहीं, असंभव है, या हम कभी नहीं चुनेंगे एक मुस्लिम प्रधानमंत्री को। ये कहा कि भई देखिए, अगर हमें अब्दुल कलाम जैसे मिल जाएँ कोई व्यक्ति तो हम चुन लेंगे। देखिए, हमने तो एक सिख को भी प्रधानमंत्री बनाया। देखिए, हम तो महिला को भी राष्ट्रपति बनाते हैं। हमने एक ट्राइबल औरत को राष्ट्रपति बनाया। तो यानी वो ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यहाँ भारत में अभी फिलहाल हिंदू राष्ट्रवाद के इस दौर में, जहाँ हिंदू सुप्रीमेसी का ज़िक्र हो रहा है, सिर्फ़ एक अपर कास्ट हिंदू को ही हम एक हाई ऑफिस में बिठाएँगे। यानी वो लोग भी जो कि सीधे तौर पर दक्षिणपंथी विचारधारा से आते हैं, वो भी एक तरह का एक कम्पेटिटिव सेक्युलरिज़्म मैं कहूँगी, या कम्पेटिटिव डाइवर्सिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आए। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि भारत में हम पहले ही राष्ट्रपति देख चुके हैं जो मुस्लिम हैं, तो प्रधानमंत्री में ही ऐसी क्या ख़ास बात है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर में खास बात तो बहुत है। प्रधानमंत्री बनने में और राष्ट्रपति बनने में जमीन और आसमान का फर्क है। तो राष्ट्रपति को तो प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है, और अगर जिसके पास जिस पार्टी का मेजोरिटी होती है, जिसको चाहे लैंप पोस्ट को भी वो राष्ट्रपति बना सकता है। इसलिए उसको ये बराबर मानना, प्रधानमंत्री बनना तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ असंभव है भारत में। आप ये देखिए, एक मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनना असंभव है। वो इवन उन राज्यों में जहाँ पे 35% आबादी है, तो 30-35 आबादी के बावजूद, 20-25% आबादी के बावजूद वहाँ मुश्किल से 1 या 2 मिनिस्टर टोकन बना दिए जाते हैं। और अब तो कोशिश ये की गई कि उन स्टेट्स में एक एमपी और एक एमएलए को टिकट नहीं मिलता। तो भारत में जो एक कल्टीवेटेड हॉस्टिलिटी फॉर मुस्लिम पैदा की गई है, वो इतनी ज़्यादा है कि अब फॉर इंस्टेंस इंडियन ओरिजिन के लोगों के खिलाफ इंग्लैंड में तो कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी, कोई कैंपेन नहीं था, ऑन ए डेली बेसिस कैंपेन नहीं था, जो कि भारत में है। ऐसी सूरत में इसको कंपेयर करना कि बस अब इंडिया में भी एक मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ये तो विशफुल थिंकिंग से भी कहीं ज़्यादा है। तो क्योंकि यहाँ तो बहुत ही पोलराइजेशन एज ए इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी जो सक्सेसफुल साबित होती गई, और उसका कोई तोड़ भी आज तक नजर नहीं आया। 20-25 साल हो गए कि डिवाइड एंड रूल, तो जितना डिवाइड करोगे उतना एक पर्टिकुलर ग्रुप को। जी, कुरैशी साहब, आपकी आवाज़ थोड़ा-सा, आपके कनेक्शन में गड़बड़ है। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा हमें जॉइन करें। इससे पहले सिद्धार्थ से मैं सवाल पूछूँगी, लेकिन यही सवाल मैं रखना चाहती हूँ सिद्धार्थ वरदराजन आपके सामने, कि मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, कुरैशी साहब बहुत साफ-साफ अल्फाज़ में कह रहे हैं कि ये तो असंभव लगता है, बल्कि ऐसा लगता है कि हम जो पूरी जो सियासत है पिछले 8-10 साल में, उसमें तो हम पीछे ही गए हैं। आज अगर देखें, भाजपा जो दुनिया की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक है, वो तो कहते हैं हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। वहाँ एक भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं है। मिनिस्टर्स तो दूर की बात है। अभी देखिए कि ये भी इतिहास रचा जा रहा है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आप किसी मर्द को, किसी पुरुष को उस ओहदे पे बिठा दें, लेकिन इस पर चर्चा भी नहीं हो रही है क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं है। तो ऐसे में जब आपने लिखा है कि भारत को सीखना होगा, लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कह रही हूँ कि उस ट्वीट पे जिस तरह से कई हजार लोगों ने, 15-20 हजार लोगों ने जो रिएक्शन दिया, अगर उसको कोई एक सैंपल मान लें हम, तो लोग कह रहे थे कि नहीं देखिए, हम तो ऐसा कर चुके हैं, हम तो इतने बुरे नहीं हैं। नहीं, कहाँ कर चुके हैं? क्योंकि कि ये हम कहना कि राष्ट्रपति बना चुके हैं 2-2 बार, नहीं, हम देखिए मनमोहन सिंह देखिए को। ये हर कोई जानता है कि जिस किस्म की हुकूमत है हिंदुस्तान में, सत्ता तो प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है। सारे फैसले लेने का और सरकार चलाने का जो अधिकार है, ताकत है, वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। तो ये कहना कि एक सिंबॉलिक जो एक, हालांकि राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट हैं, बहुत मैं समझता हूँ कि एक
रिस्पेक्टेड पोस्ट है और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में बेशक नंबर 1 पे है, लेकिन हकीकत यह है कि पावर तो प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो एक सिंबॉलिक ओहदे को कंपेयर करना पीएम के साथ और ये कहना कि भाई अब्दुल कलाम रह चुके हैं या जाकिर हुसैन रह चुके हैं या मतलब ये तो एक मीनिंगलेस कंपैरिजन है। और लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगर अब्दुल कलाम जैसे लोग या आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग अगर कंटेस्ट करते हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी या कोई बड़ी पार्टी प्रधानमंत्री के पद के तौर पर उनको एक कैंडिडेट के तौर पर ऑफर करती है, तो इसमें बड़ी तादाद में जो भारत का हिंदू वोटर है वो उनके लिए वोट करेगा। यानी एक खास तरह का मुसलमान अगर आता है तो उसमें कोई परहेज नहीं है। देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ कि किस किस्म का मुसलमान जो है एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। मैं सवाल उठा रहा हूँ कि जिस तरह से मुसलमानों को पॉलिटिकल सिस्टम में दरकिनार करने की कोशिश की गई है, मैं बात कर रहा हूं उन तकरीरों की। कुरैशी साहब ने हिंट किया कि इंग्लैंड में जब ऋषि सुनक कैंपेन कर रहे थे और उनके खिलाफ जो है स्पेशली द फर्स्ट कैंपेन, मतलब व्हेन ही वाज ट्राइंग टू रिप्लेस बोरिस जॉनसन, हमने तो नहीं सुना कि किसी ने इस बात को उठाया कि वो पंजाबी मूल के हैं या हिंदू धर्म के हैं या केन्या, उनके पेरेंट्स जो हैं वो कीनिया के बाशिंदे हैं। इस किस्म के बयानात जो हैं हमने नहीं सुना, नहीं देखा। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री तक, मतलब प्रधानमंत्री लेवल का एक जो है लीडर इन चीजों, मतलब कि मजहब के इश्यूज को उठा देते हैं कैंपेन में। जैसे कि 2019 के कैंपेन में मोदी साहब ने खुद कहा, राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते हुए, शायद नांदेड़ में इलेक्शन रैली थी, और बड़े एक व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तो माइक्रोस्कोप लेके उस जगह को चुनी हिंदुस्तान में जहां पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है। तो अगर देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के मुसलमान मतदाताओं का मजाक उड़ा रहे हैं और ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उनकी लेजिटिमेसी नहीं है, अगर मतदाता जो मुसलमान है उसको जो है आप कहीं ना कहीं कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक मुसलमान उम्मीदवार की क्या अहमियत है उनकी नजरों में। और ऐसे बहुत सारे, मतलब ये तो एक बयान था मोदी साहब का, लेकिन योगी आदित्यनाथ के तकरीरें आप देख लीजिए अलग अलग चुनावों में, और भी जो बीजेपी के जो नेता हैं, तो जो सिस्टमैटिक पोलराइजेशन, द यूज ऑफ रिलीजन टू मार्जिनलाइज, मतलब कि जमीन आसमान का फर्क। हम सिर्फ एक या दो कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं या कलाम साहब हैं या कोई और हैं, या मनमोहन सिंह जो सिख हैं वो प्रधानमंत्री बन गए। मैं एक सियासी अप्रोच की बात कर रहा हूं जहां पे एक सिलसिलेवार तरीके से मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ से मिटाने और हटाने की कोशिश की जा रही है, और मतलब एक मुस्लिम विरोधी घृणा को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक वोट बैंक जो मजबूत और जो है वो उसको स्ट्रेंथन करने का जो पॉलिटिक्स है बीजेपी का, उसको आगे बढ़ाया जाए। सवाल यही तो, मतलब ये तमाम सवाल जो हैं इन पे हमको गौर फरमाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भाई एक या दो मुसलमान क्या वो उम्मीदवार बन सकते हैं, या ऐसे कोई प्रेसिडेंट बन चुका है, या कहीं पे आपको गवर्नर है, कहीं पे आपको सीएम है। तो बड़ी अहम बात है, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति का आगे बढ़ जाना, और ये भी मान लें कि कल को अगर प्रधानमंत्री बन ही जाए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि भाई देखिए पिछड़ी जाति से वो आते हैं, लेकिन जब तक वो ब्राह्मणवाद को तरजीह दे रहे हैं, जब तक वो हिंदू राष्ट्र का जो पूरा एक प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कल को दलित भी हो सकते हैं, हो सकता है दलित भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जाए, जब तक ये एजेंडा आगे रहे। तो एसवाई कुरैशी साहब, मैं चाहती हूँ आप अपनी बात भी पूरी करें। और क्या ये भी मुमकिन है कि एक तरह के एक प्रतीकात्मक तरीके से किसी मुसलमान को आगे रखा जाए, या आपको लगता है कि आज की पॉलिटिक्स में ये भी असंभव है कि किसी व्यक्ति का नाम भी मुस्लिम जैसा हो? या फिर मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि क्या ईसाई के बारे में ये संभव हो सकता है? क्योंकि जहां तक बौद्ध धर्म के मानने वाले या सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं या जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको तो जो एक विरहतर जो ग्रेटर हिंदू फैमिली है उसी का एक हिस्सा बनाया जाता है, तो शायद उसमें बहुत कोई खास बात नहीं है। देखिए, मुसलमान तो दूर दूर तक उसके लिए संभव नहीं है कि पॉलिटिक्स में
एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सके, क्योंकि जो एक प्रोजेक्ट है पोलराइजेशन का, उसकी वजह से हर शख्स के दिलो दिमाग में ये बात घर कर चुकी है कि ये लोग अलग हैं, ये लोग अलग हैं, इनको इसलिए ऐसी सूरत में पॉलिटिकल पावर में आना किसी भी प्रकार के, चाहे स्टेट में चीफ मिनिस्टर या किसी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे, सिर्फ टुकड़े डाल दिए, उस हद तक कोई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दे दिया तो बहुत बड़ा एहसान, उसके बियॉन्ड अभी सोचना मुश्किल है। सिखों के बारे में जैसे ये लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी 10 साल चीफ एक सिख प्राइम मिनिस्टर है, बिकॉज सिखों और हिंदुओं में अगर कल्चरली देखें बहुत ज्यादा फर्क नहीं महसूस किया जाता और माना जाता। इसी तरह जैन वैन तो वो तो बिल्कुल और हिंदुओं के साथ ही बिल्कुल मिले जुले हैं। क्रिश्चियन मुझे नहीं लगता कि अब आफ्टर द मुस्लिम द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ पोलराइजेशन क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियन का भी मुझे दूर दूर तक हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी है कि वाईएसआर एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर थे उसमें, कि या तो उनके नाम में कोई क्रिश्चियन लफ्ज नहीं स्पष्ट था, जाहिर नहीं था, इस वजह से, या जानते हुए भी वहाँ वो तो पॉपुलर है, उनका बेटा भी होपफुली वो क्रिश्चियन ही है, और वहाँ ये तो एक्सेप्शन है, लेकिन क्रिश्चियन को भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर देखना मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है। जी हाँ, प्रोफेसर बैनर्जी अगर आप हमारे साथ हैं अभी, तो मैं जानना ही चाहती हूँ प्रोफेसर बैनर्जी से कि जिस तरीके से ऋषि सुनक के बारे में कहा जा रहा है कि वो ब्रेक्सिट के सपोर्टर उनकी पार्टी भी रही है, पूरा ग्लोबलाइजेशन को जो कुछ एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल यहाँ तक कह रहे हैं कि ये वापस हो रहा है, मतलब हो सकता है कि एक तरह से जो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन है उसकी मौत बहुत नजदीक है, और खासकर ये जो हमारा पोस्ट कोविड वर्ल्ड है उसके बाद सारे मुल्क अपने आप एक अंधे कुएं, एक छोटे कुएं में तब्दील हो रहे हैं, जितनी दुनिया खुली थी उतनी वापस जा रही है। ऐसे में वो खुद एक तरह से एक प्रोडक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, एक प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिटी का, रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन उन तमाम चीजों की वो खिलाफ है। इमिग्रेशन का जिक्र हो रहा है कि वो शायद एक बहुत सख्त और एक नेगेटिव उनका रवैया होगा जो उनकी पार्टी का रहा है इमिग्रेशन के तौर पे भी। तो ऐसे में जब भारतीय मूल के लोग एक ऐसे व्यक्ति में एक अपने एक आईने के तौर पर देखते हैं कि वो बन सके प्रधानमंत्री, तो हम में से भी बहुत सारे लोगों की संभावनाएं होंगी, या कुछ लोग नौकरी की तलाश में देख रहे होंगे उनकी तरफ। तो ऐसे में क्या वाकई अपने आप में ये एक तरह से मैं कहूंगी कॉन्ट्रडिक्टरी ये एक पोजीशन नहीं हो जाएगी जिसमें वो खुद उन तमाम चीजों का प्रोडक्ट है जिनको अब अपनी पार्टी की पॉलिसी के तौर पर उनको विरोध करना पड़ेगा? जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं पहले चीज़ एक बात बोलना चाहती हूँ, जो पहले का डिस्कशन हो रहा था कि इंडिया में क्या मुमकिन है। अब आप देखिए, अगर आज के तारीख में जो ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं, उनको पूछना चाहिए कि 2019, 2014 आप कंपैरेटिव देखिए कितने मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है लोकसभा के इलेक्शन लड़ने की। जीतने की बात तो आप छोड़ दीजिए, पहले लड़ने के लिए टिकट दिया गया है, किस पार्टी ने किसको दिया है? बीजेपी से आज तक 2019 में किसी को नहीं मिला, और इसलिए लोकसभा में उनके तरफ से इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा मेजॉरिटी है, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। अब यहाँ पे आप ब्रिटेन में देखिए, जो बात सिद्धार्थ कह रहे हैं कि देख के सीखना क्या चाहिए, यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं, ब्रिटिश एशियन कैंडिडेट्स हैं, उनको इस तरह का सीट दिया जाता है, मिलता भी है, जहां वो जीत सके। अब ऋषि सुनक का, जैसे मैं कह रही थी, उनको सबसे जो 100 साल से सीट नहीं हारी है कंजर्वेटिव पार्टी, वो वाला सीट ऋषि सुनक को दिया गया कि वो जरूर जीते। तो आप माइनॉरिटीज को अगर जगह देना चाहते हैं संसद में, तो इस तरह से बढ़ावा दिया जाता है, ना कि बोले कि आप भी उतर आइए, देखा जाएगा क्या होगा, आपकी क्या औकात है। पार्टीज एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत है माइनॉरिटीज के लिए, एक पहली बात यह है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ऋषि सुनक का जो अपना पॉलिटिक्स है, वो ब्रेक्सिटियर हैं, वो चाहते थे कि ब्रिटेन यूरोप से निकल आए, और अभी हालात जो पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा उनके खिलाफ अब एक नेगेटिव ट्रेंड, जो पहले उत्साह से लोगों ने मान लिया था कि उनका सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, अब दोनों पार्टियों से और मेन स्ट्रीम ओपिनियन जो है वो काफी क्रिटिकल है कि उन्होंने अपने
होम मिनिस्टर को, सुएला ब्रावर्मन को दोबारा बुलाया, जो पिछले हफ्ते 7 दिन पहले उन्होंने रिजाइन किया था। अब इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि यही है सुएला ब्रावर्मन जिन्होंने 1 महीने पहले कहा था कि इमिग्रेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमको इमिग्रेशन कंट्रोल करना चाहिए, और उन्होंने खास करके इंडियंस को चुना कि यही लोग इंडिया से जो आते हैं वो ओवरस्टे करते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो आते हैं वो वीजा जब खत्म होता है उससे भी बाहर रुकते हैं, तो इन पे हमको नजर रखना चाहिए, ये बंद करना चाहिए। और इसकी वजह से जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड डील साइन होने वाला था दिवाली से पहले, वो नहीं हो पाया। अब ऋषि सुनक जब आए तब एक उम्मीद थी कि शायद वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव इमिग्रेशन पॉलिसी के सपोर्ट करेंगे शायद, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी में जो राइट विंग है, जिसको उनको मनाना पड़ा कि वो उनका सपोर्ट ऋषि सुनक को चाहिए था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उनको शायद अपीस करने के लिए उनको सुएला ब्रावर्मन को अपॉइंट करना पड़ा, लेकिन उन्होंने किया है। अब इसका जो इम्प्लीकेशन है वो इंडिया के लिए बहुत सीरियस होगा। ऋषि साहब, मैं अपने सवाल पे वापस लौटती हूँ और आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस सवाल के जवाब में बार बार ये भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए भाजपा जितनी प्रभावी पार्टी इस दौर में है 2022 में, बहुत मुश्किल है कि कोई दूसरी पार्टी आने वाले सालों में उसकी जगह ले पाए। वो अलग बात है कि अलग तरह से सरकारें बन सकती हैं, 2024 में अलग तरह का एक कोई परिप्रेक्ष्य बन सकता है, लेकिन इसके अलावा देखा जाए कि भाजपा भी इसलिए, क्योंकि बार बार सवाल ये पैदा हो रहा है कि टिकट ही नहीं देंगे तो फिर चुना कैसे जाएगा, चुना नहीं जाएगा तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। उस सवाल का सीधे जवाब ये दिया जाता है कि भाजपा को जब मुसलमान वोट ही नहीं देते हैं, जब उसकी कोई विनेबिलिटी ही नहीं है, उसको जिताते ही नहीं है कैंडिडेट को, तो भाजपा क्यों किसी कैंडिडेट को, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे? ये तो उनका कहना बहुत पुराना है कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। 2014 में तो मेरे ख्याल से 10-15% या उससे भी ज्यादा मुसलमानों ने वोट दिया था, लेकिन उनको बुरी तरह लेट डाउन किया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता अब एक स्टेज जरूर ऐसी आ गई है कि बीजेपी खुल के मुसलमानों के खिलाफ आ गई है, मुसलमान खुल के बीजेपी के खिलाफ आ गए। हालांकि उन्हें मालूम है कि बीजेपी से लड़ाई करके उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन वो बीजेपी के ऑल्टरनेटिव ही को ढूंढते रहते हैं कि जिसमें उन्हें दिखाई देता है कि वो बीजेपी को हरा पाएगा, उसके पीछे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, अदरवाइज जी, लगता है कि कुरैशी साहब का कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ, वो जुड़ेंगे फिर से। तो यहाँ पर सवाल हम यही उठा रहे हैं और हम इस डिस्कशन के बिल्कुल अंत में लगभग पहुंच चुके हैं। सिद्धार्थ, आपसे आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ इसको लेकर कि अब भारतीय राजनीति और यूके की जो पूरी पॉलिटिक्स है, इसके बरक्स लगातार मैं समझती हूँ कि अब अपना पहला एड्रेस जब उनका होगा, उनकी नीतियां आगे बढ़ेंगी लगातार। भारत की मुझे लगता है कि जो सियासी मानचित्र है उस पर छाए रहेंगे सुनक। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब यूके के उच्च पद पर पहुंचकर उन्होंने पूरी दुनिया में, मैं कहूंगी, एक जो प्रगतिशील राजनीति है उसको बढ़ावा मिल रहा है, कम से कम डिस्कशन भी इस लिहाज से हो रहा है, जहां इटली में हम देख रहे हैं कि फांसीवादी जो पार्टियां हैं उनके लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो जीत रही हैं। और ऐसे में बिल्कुल पॉलिटिक्स का दूसरा सिरा हम पकड़कर अगर यूके में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एक डैमेज कंट्रोल एक तरह से हो रहा है। मतलब सुनक का उस पद तक पहुंचना, मुझे लगता है कि ब्रिटेन की जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको किस तरह से उन्होंने एम्ब्रेस किया है, स्वीकार किया है, उसको एक्नॉलेज किया, उसको आगे बढ़ाया है, ये अपने में एक बहुत अच्छा मिसाल है। क्योंकि डाइवर्सिटी से मुल्क मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। और जितना आप डाइवर्सिटी को रिकग्नाइज करेंगे और अलग अलग जो है लोगों को पूरी तरह से अपॉर्चुनिटीज देंगे, तो जाहिर है कि समाज आपका आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान में बहुत आसान है कि हम सुनक साहब की उपलब्धियां को देख के अपने आप को बड़े मतलब बहुत खुश महसूस करें कि भाई एक इंडियन वहां तक पहुंच गया, वो ठीक है। लेकिन वो हैं ब्रिटानिया के प्रधानमंत्री, और वो उनका चयन जो है या उनका सिलेक्शन जैसा भी है, वो ब्रिटिश सोसाइटी की वजह से हुआ है। और मुझे लगता है कि लेसन जो हिंदुस्तान में हमको सीखना चाहिए वो यही है कि भाई हमने कहाँ अपने सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी हमने कहाँ हमने उसको क्यों छोड़ दिया।
हमने इसको क्यों जो है दरकिनार कर दिया, हम क्यों अपने समाज को की ध्रुवीकरण जो है तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो एक बहुत नैरो माइंडेड सोच है, जहाँ पे हर इशू पे हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है। और अब अगर हम राजेंद्र गौतम के साथ जो सुलूक हुआ, अब बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स को भी एक तरह से एंटी हिंदू जो है डिक्लेयर करके उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की रही। तो ये पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स है, ये वोट बैंक की जो राजनीति है, इससे जितना जल्दी हम लोग हट पाए और बीजेपी जितना जल्दी इस सवाल को, मतलब इस वोट बैंक को छोड़ दे, उतना ही बेहतर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का समाज आगे बढ़ पाएगा। और हिंदुस्तान की जो राजनीति है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव राजनीति, ये एक अकाउंटेबल राजनीति, ये एक एफिशिएंट और एक इंक्लूसिव पॉलिटी और सोसाइटी और गवर्नेंस सिस्टम बन सकता है। जी हाँ, कुरैशी साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा। पहले मैं चाहती हूँ अपनी बात भी आप पूरी करें जो आप कह रहे थे, लेकिन इसके अलावा एक बात ये भी उठाई जाती है बार बार कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी भी नेता का मजहब क्या है, उसका लिंग क्या है, उसकी जाति क्या है, जब तक कि वो सबके भले के लिए काम कर रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमें ज्यादा डाइवर्सिटी चाहिए या हर मजहब के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हीं को कह दिया जाता है कि आप सांप्रदायिक हैं। जब कहा जाता है कि कास्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तो कहते हैं आप जातिवादी हैं। तो ये भी समझना जरूरी है एक पूर्व व्यक्ति के तौर पे जिसने चुनावी प्रक्रिया को इतने नजदीक से देखा है, चुनाव आयुक्त के तौर पर, कि क्यों जरूरी है, क्यों इस दलील से कैसे लड़ा जाए कि वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है अगर वो सबका भला कर रहा है। देखिए, ये जो आप कह रही हैं, ये तो बड़ा एक आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट है कि जो काम अच्छा कर सकता है, पहले तो वो अच्छा काम करने की उस पोजीशन पर पहुंचना जरूरी है। जब तक वो वहाँ उस पे कुर्सी पे आप बैठेगा ही नहीं, तो उसको आप आजमाएंगे कैसे कि वो कैसा अच्छा काम कर रहा है। यहाँ तो दूर दूर तक ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बाय एक डिजाइन है, बाय एज ए प्रोजेक्ट इतनी नफरत भर दी गई है समाज में कि पोलराइजेशन एक स्ट्रैटेजी टू विन इलेक्शन, ये फुल प्रूफ हो गई है और अभी तक इसका कोई काउंटर नजर नहीं आया और दूर भी नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में कि जहाँ पोलराइजेशन बच्चे बच्चे के माइंड में डाल दी गई है, वहाँ ये सोचना कि एक माइनॉरिटी का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, ये तो एक विशफुल थिंकिंग है। उसको इज्जत से ही रहने दिया जाए, वो सिक्योर ही महसूस कर ले, ये भी बहुत बड़ी गनीमत और बड़ी मेहरबानी होगी। जी हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इतने हसीन सपने देखने की इजाजत नहीं है भारत के मुस्लिम समुदाय को कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। बस एक डिग्निटी, गरिमा के साथ एक तरह की नागरिकता बची रहे, बनी रहे, ये बहुत है। मतलब मैं कहूंगी कि एक निराशावादी जरूर ये सोच है, लेकिन मौजूदा हालात में शायद यही फिलहाल सही प्रतीत होता है। प्रोफेसर बनर्जी, लास्ट कमेंट में चाहती हूँ कि आप ये करें कि भारत के समाज के लिए क्या संदेश है, खासकर हमारे फॉर्मर रूलर्स जिनके मातहत हमने काम किया, और बहुत सारे हमारा अभी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम और बहुत सारी चीजें अभी भी बिल्कुल यूके के ही, ब्रिटेन के ही मॉडल पे चलती हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों में ये कंपैरिजन भी होता है। एक कंपैरिजन जाहिर है। और एक बात जो हमने कही है कि माइनॉरिटीज को अगर आप पॉलिटिक्स में लाना चाहें, उनके लिए किस तरह से आपको अरेंजमेंट्स, किस तरह के सीट मिले, उनको टिकट मिले, इस बात की तो हमने जिक्र की है। इसके साथ साथ ये भी बनता है कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी केवल आपके प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट से तो नहीं बनती है। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, अब ऋषि सुनक का पहला काम आज था पार्लियामेंट में जाके पीएमक्यू जो है बुधवार को होता है, वो उनको कोई भी एमपी कोई भी सवाल पूछ सकता है और पहले से आप सवाल बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ता है हाउस ऑफ कॉमन्स में और उन सवालों का जवाब देना पड़ता है। वो हर बुधवार को होता है। ये भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इंडिया को ये भी सीखना है। दूसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री आप चुन रहे हैं, वो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं वो बनेंगे प्रधानमंत्री। तो उसके लिए एक अंदर का जो डेमोक्रेसी है, एक पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी है, वो भी होना जरूरी है कि पार्टी के जो मेंबर हैं वो वोट डाले कि कौन बनेगा हमारा प्रेसिडेंट। वो फिर जाके प्रधानमंत्री बनता है। फिर आप देखिए पिछले 7 दिनों से इतना जो कुछ हुआ यहाँ पे, लिज ट्रस का रेजिग्नेशन और फिर दूसरा प्रधानमंत्री बनना, इस सब में आप मीडिया का रोल देखिए। वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े जो भी पॉलिटिशियन जितना भी बड़ा हो, वो प्रधानमंत्री से लेके वित्त मंत्री से लेके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो भी है,
रेडियो और टेलीविजन में लगातार उनको सवालों का जवाब देना पड़ता है। मीडिया का ये छूट है यहाँ पे, वो अगर इस तरह के सवाल नहीं करेंगे तो उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहता है। कोई मायने ही नहीं है कि जो सियासत में जो पावर में है उनको आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी चीज जो है, जो डेमोक्रेसी में इतनी बड़ी बात है और जो साधारण नागरिक को सीखना पड़ता है कि आपको सीखना पड़ता है क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, जिसके हिसाब से आप सवाल उठा सकते हैं। अगर आप पिटिशन साइन करें, यहाँ पे जो सिस्टम है कि आप किसी भी इशू पे अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में बहस हो, डिबेट हो, उस पे चर्चा हो, अगर 10,000 लोग उस पिटिशन पे सिग्नेचर डालें तो बाय लॉ जरूरी है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में उसको डिबेट करना ही है। तो जो सिटीजन और पार्लियामेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी बना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 साल में किसी को बना दिया आपने मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, फिर आप उनसे सवाल ही नहीं कर पाए, उनको कभी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं दिखाना पड़े। ये चीज भी सीखने की बात है। जी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बैनर्जी। एसवार कुरैशी, सिद्धार्थ वरदराजन, तो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जब विश्व गुरु बनने की बारी आती है तो सिर्फ विश्व गुरु सिर्फ एक बहुसंख्यकवाद का ही विश्व गुरु नहीं, बल्कि अगर दूसरी जो बड़ी ताकतें हैं उनसे अगर सीखना है तो शायद उनके अंदर जो विभिन्नता है, अलग-अलग लोगों को जिस तरह से नुमाइंदगी देने की बात है और जिस तरह से कह रही हैं प्रोफेसर बैनर्जी कि जो प्रेस की आज़ादी है, प्रेस की जो ताकत है, जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर ही शायद एक अच्छा लोकतंत्र बनता है, जिसकी संभावना आगे चल के एक विश्व गुरु या जो भी एक बड़ी मेजर ताकत के तौर पर उभर सकता है दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का।